Yes, sir. Okay, similar to MIFAC, illegal and discriminatory bias. It occurs when supervisors allow an employee's race, gender, nationality or religion influence their performance ratings. यानी इलीगल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे अगर हम किसी को अच्छा परफॉर्मर कह रहे हैं और किसी को बैड परफॉर्मर कह रहे हैं तो अगेन दैट इज एन बायस, दैट इज एन एरर। यानी जेंडर के बेस पे अगर हम किसी की फेवरेटिज्म कर रहे हैं या किसी नेशनैलिटी बेस पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर एक आपका जो एम्प्लॉई है, अगर किसी मल्टीनेशनल में आप काम कर रहे हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं और जो आपका एम्प्लॉई भी पाकिस्तानी है, तो मैं कह दूंगा ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, ठीक है। अगर कोई इंडियन आ जाता है तो हम कहते हैं ही इज़ नॉट अ गुड परफॉर्मर। तो दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी एन एरर। आप उसके एक्चुअल कंटेंट्स को देखें, जो भी हमने मेथड पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, बाकी एस्पेक्ट्स को देखें। खाली किसी की नेशनलिटी की बेस पे या किसी के रिलीजन की बेस पे या जेंडर की बेस पे या रेस की बेस पे उसको आप इवेलुएट करेंगे, ठीक है। उसका एक उस पर असरअंदाज होंगे तो उसको हम कहेंगे दैट विल बी एन एरर, दैट इज द इलीगल एंड डिस्क्रिमिनेटरी बायस। जी, बायस्ड एरर हमने चार किस्म के एरर्स हमने डिस्कस किए, 4 to 5। एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन इफेक्ट, एक होता है हेलो इफेक्ट, एक होता है सिमिलर टू मी इफेक्ट और एक होता है इलीगल डिस्क्रिमिनेटरी बायस और इफेक्ट। इसे हमने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर ली। इनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वी कैन रिपीट इट, आई कैन रिपीट। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर, ये 22 एरर्स में से मोस्ट हार्मफुल एरर कौन सा सर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? मोस्ट हार्मफुल ये है, क्या है? okay, that is the it is very difficult to say that what is the most harmful error, क्योंकि ये जनरल किस्म के एरर होते हैं जो हम कर रहे होते हैं न किसी स्टेज पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेलो इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सिमिलर टू मी इफेक्ट भी इलीगल डिस्क्रिमिनेशन बेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है कि हम डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, किसी की फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं, तो डेट इज अगेन नो, ऑल दी एरर्स आर एज सीरियस, लेकिन जितने सीरियस होते हैं उतनी ज़्यादा हम कर भी रहे होते हैं। और ये अक्सर मैंने आपको बताया कि आप इसको अगर ठीक तरीके से इसको एग्जामिन करें, सर्च करें, तो ये 90% लोग जो है ना कोई एरर कर रहे होते हैं व्हेन दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। जो सेकंड किस्म के एरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एरर्स, ओके सर। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एरर्स। In the contrast error, supervisors compares the employees take place when the rater compares the employee to other employees rather than to the specific performance standards. Now इसको contrast error का मतलब ये होता है कि हम एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, rather than comparing it with the specific performance standards, ठीक है। यानी सपोज कि एक एम्प्लॉय आपको बड़ा अच्छा लग रहा है या आपके ख्याल में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम हर एम्प्लॉय को उसी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर वो उसी के से काम कर रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ही इज परफॉर्मिंग वेल। अगर वो उसी के से काम नहीं कर रहा तो हम कहेंगे ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इस किस्म के एरर को हम कहते हैं दैट इज द कॉन्ट्रास्ट एरर, ठीक है। सुपरवाइजर्स कंपेयर्स एम्प्लॉयज परफॉर्मेंसेस टू अदर एम्प्लॉयज, नॉट टू एक्सप्लिसिट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जी, ये क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रास्ट एरर्स का? अच्छा, इसको आपने जो है कंफ्यूज नहीं करना विद दोज जो हमने कंपैरिजन सिस्टम्स पढ़े थे, जिसमें हमने फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा था और जिसमें पेयर्ड कंपैरिजन सिस्टम पढ़ा था। उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट एरर है, ये एक एज अ एरर के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यानी अब आप समझते हैं कि आप पिछले साल की परफॉर्मेंस ले लेते हैं, तो आप जिसको बेस्ट एम्प्लॉय है आपकी नज़र में, ठीक है, हो सकता है वो बेस्ट एम्प्लॉय ना हो, एक एवरेज उसकी परफॉर्मेंस रही हो इफ वी कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड्स। लेकिन उसी ये एम्प्लॉयज़ के साथ हम सबको कंपेयर करके उसको उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर लेंगे, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द कॉन्ट्रास्ट एरर्स।
ठीक है। असल में तो ये होना चाहिए कि आप उसके परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखें कि कितने ऑब्जेक्टिव्स उसने अचीव किए हैं या स्टैंडर्ड्स उसने अचीव किए हैं कि नहीं किए परफॉर्मेंस पे, रादर देन कंपेयरिंग इट विद द अदर एम्प्लॉय। इस किस्म के एरर उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रास्ट एरर्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप? जी क्लास कॉन्ट्रास्ट एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। अगर किसी को क्लियर नहीं होती चीज़ फौरन पूछनी है, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। सर ये यहाँ पे कंट्रास्ट एरर और उसमें क्या कहते हैं सर, पेयर्ड, उसमें क्या मतलब इवेल्युएशन हम करते हैं ना पेयर्ड ग्रुप में, तो जी इसमें जी। थोड़ा है सर कंफ्यूजन सी, और इसे ये क्लियर कर दें सर। ओके, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉयज़ हैं तो पेयर्ड कंपैरिजन में हर एम्प्लॉय को हम दूसरी एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे कि उसके मुकाबले में उसने कैसा काम किया, या ठीक है हर एम्प्लॉय के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन सपोज कि 10 एम्प्लॉयज़ में से कोई एक एम्प्लॉय है जो आपकी जिसकी पिछले साल परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, सपोज पिछले साल उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन आप उसको इस साल भी उसी एम्प्लॉय के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो हो सकता है इस साल उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो लेकिन हम फिर भी उसी के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक एरर होगा। यानी हम एक अपने जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं उनको सामने नहीं रख रहे। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड्स को सामने नहीं रख रहे। जनरल स्टैंडर्ड्स को हम ये नहीं देख रहे कि उसने वो स्टैंडर्ड्स अचीव किए हैं कि नहीं किए, लेकिन एक एम्प्लॉय की बेस पे हम उसको कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में हम कहते हैं कि किसी का यूनिवर्सिटी का GPA 4 आ जाए तो वो बड़ा एक्सीलेंट लड़का होगा। और मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है ना, जो अक्सर हम इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेते हैं, अगर किसी का बाज़ अगर पूछते हैं ना किसी कैंडिडेट से कि आपका GPA कितना है, वो बड़े खुश होकर बताते हैं कि मेरा 4 GPA है। मैं उससे हम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, वेरी बेसिक क्वेश्चन अबाउट द मैनेजमेंट और द HRM, तो उसे वो क्वेश्चन भी नहीं आते तो वो फ़ौरन आइडिया मिल जाता है कि इसको 4 GPA किसी के से मिला हो। ठीक है, वो भी एक एरर है ना, एक डिफरेंट किस्म की। यानी मेरा मकसद ये है कि वो जो GPA का वैल्यू है वो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो वैसे एक जनरल मैंने एग्जांपल दी है। तो कॉन्ट्रास्ट एरर का मतलब ये होता है कि हम एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसी एक आध एम्प्लॉय के साथ। अब हो सकता है वो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं वो एक एवरेज एम्प्लॉय हो, बहुत अच्छा एम्प्लॉय ना हो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एन एरर, जिसमें उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है दैट विल नॉट बी बीइंग इवैल्यूएटेड। जी, इज इट क्लियर? ये सर क्लियर सर। ओके, इसमें हो सकता है मैं एक दिन का टाइम दे दूंगा आपको, आप ये लेक्चर बेशक देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना तो दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड कि आप लोगों ने कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताते रहना है। मुझे आप 10 दफ़ा पूछेंगे, मैं आपको 10 दफ़ा बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, दोबारा आप कहेंगे दोबारा फिर बता दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर सपोज के नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाते हैं, किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि बायस एरर क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं हो ये सब्जेक्ट, तो वो आप पहले तो ये कहेगा यार आपने पढ़ा क्या आपने BBA में MBA में। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये इतने कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपको ये वैसे ही आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। आपको डेफिनेशन याद हो या ना हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपको बता देना चाहिए कि दिस इज द कॉन्सेप्ट। वही बायस एरर्स हमने डिस्कस किए, कॉन्ट्रास्ट एरर्स डिस्कस किए। थर्ड जो एरर्स होते हैं उसको कहते हैं एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जी, व्हाट आर द एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एनी आइडिया? ओके, ये डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं इस पे स्क्रीन पे जो आपकी आ रही है, सुपरवाइजर्स रेट ऑल द एम्प्लॉयज एज एवरेज।
अच्छा, होता ये है कि आपके जो पर्सनैलिटीज होती हैं, ये आपको जनरल से एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सेंट्रल टेंडेंसी। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं। मैं आपको टीचिंग में एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मैंने ए ग्रेड किसी को नहीं देना, ठीक है, वो अवॉइड करते हैं, या उसको बहुत फेल करने में भी अवॉइड करते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को सेंटर पे रखते हैं, 60-70 ठीक है, यानी उनको वो ए ग्रेड पे भी अवॉइड करते हैं, और उसको जो है फेल करने में भी अवॉइड करते हैं, सेंटर में रखते हैं। इसकी एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, तो दैट इज एन एरर। यानी अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप इसको ए देना चाहिए आपको, या कोई अगर फेल हो रहा है तो उसे फेल भी करना चाहिए। जरूरी तो नहीं उसे हम पास करें और 60-70 की रेंज में रखें। फिर अक्सर ये गवर्नमेंट सेक्टर में ही होता है या दूसरे सेक्टर में भी होता है। वो कहते हैं कि अगर आपने 80% से ज़्यादा नंबर दिए ना, तो आपको इसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, यानी उसको स्पेशल बताना पड़ेगा। नो, जब ये वो देखते हैं लोग, तो वो 80% से ज़्यादा किसी को देते ही नहीं है नंबर, सेंटर पे दे देते हैं, ताकि आपकी वो डॉक्यूमेंटेशन ना हो या उनके नॉलेज में ना आए, इसके साथ भी बात होती है। तो ये भी एक एरर होता है। यानी अगर बहुत अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको बहुत अच्छा रेटिंग दें, अगर कोई बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है तो उसको बहुत पुअर परफॉर्मेंस के रेट दें। ये नहीं है कि आप दरमियान में रखें ताकि आपसे पूछगछ ना हो और सेंटर में बस वो निकल रहे, तो उसको कहते हैं एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी सेंटर में हम रखते हैं, बहुत एक्सट्रीम्स की तरफ नहीं जाते। जी, इज इट क्लियर व्हाट इज द एरर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसके ऑपोजिट एक और एरर होता है, एरर ऑफ लीनियंसी, और एक होता है एरर ऑफ स्ट्रिक्टनेस। ये इसके ऑपोजिट होता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। चलें, ये आ गया स्लाइड पे। एक होता है एरर ऑफ लीनियंसी। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं या कुछ परफॉर्मर्स रेटर्स ऐसे होते हैं, सुपरवाइजर, वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लीनियंट होते हैं। वो किसी को कहते हैं मैंने फेल नहीं करना, सबको पास कर देते, चाहे कोई परफॉर्मेंस किसी की अच्छी है कि नहीं, सबको पास। तो दैट इज अ वेरी लीनियंट, तो दैट इज आल्सो एन एरर, दैट इज आल्सो एन एरर, ठीक है। तो लीनियंसी एरर्स में क्या होता है, मैनेजर्स रेट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मोर हाईली देन दे वुड रेट देम यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। यानी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को नहीं देखते, लेकिन उनको बहुत ज्यादा हाई, वो कहते हैं सबको मैंने ए ग्रेड देना है, ठीक है। तो ये लीनियंसी शो कर रहा होता है, जो दिस इज एन एरर। इसी तरीके से इसके एक एरर होता है एरर ऑफ स्ट्रिक्टनेस। एरर ऑफ स्ट्रिक्टनेस यानी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर्स भी होते हैं या रेटर्स होते हैं, वो कहते हैं मैंने किसी को पास नहीं करना, वो पूरी क्लास में से 90% लोगों को फेल कर देते हैं। ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं टीचर्स भी और रेटर्स भी। तो वो होता है एरर ऑफ स्ट्रिक्टनेस, वो भी एक किस्म का एरर होता है। यानी हमें एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखना चाहिए, उसकी बेस पे हमें उसको इवेलुएट करना चाहिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। एरर्स ऑफ लीनियंसी, एरर्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस, और ये जो सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स हैं, ऑल दीज आर द एरर्स टू बी अवॉइडेड बाय द परफॉर्मेंस इवैल्यूएटर्स एंड द सुपरवाइजर्स। जी, ये आपको क्लियर हो गया आई थिंक। ये सारे एरर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, लेवल, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, एरर्स, सेंट्रल टेंडेंसी एरर, एरर ऑफ लीनियंसी, एरर ऑफ स्ट्रिक्टनेस, देन बाकी जो एरर्स और हमने इसमें डिस्कस किए हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। ओके, पे फॉर परफॉर्मेंस लिंक अप्रेजल्स टू दी बिजनेस गोल्स। यानी परफॉर्म वो कहते हैं कि आप जब भी अप्रेजल आप कर रहे हैं तो डेट शुड बी लिंक विद परफॉर्मेंस बिजनेस गोल्स। यानी अगर आपके बिजनेस गोल्स जितने ज़्यादा अचीव हो रहे हैं तो आप उसी के मुताबिक उसको अप्रेज करें, एंड दैट इज मोर रेलिवेंट टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इसको भी हमने डिस्कस भी किया था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में। देन एनालाइज जॉब्स को आप एनालाइज करें, उसको डिटेल में उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन देखें, एंड दैट जो परफॉर्मेंस है या उसकी जो अप्रेजल है, दैट शुड बी लिंक्ड विद दोज जॉब एनालिसिस। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस कर रहे थे। जब तक आप एम्प्लॉई को नहीं बताएंगे कि वो कि बेस्ट परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उस वक्त तक वो ठीक परफॉर्मेंस नहीं देगा और ना ही मोटिवेट होगा इन ऑर्डर टू दैट परफॉर्मेंस, ठीक है। यू हैव टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉइज व्हाट आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स।
दे आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया कि इसको रेटिंग करना इतना आसान काम नहीं होता, इसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, मेजर्स सब्जेक्टिव मेजर्स भी होते हैं। तो एटलीस्ट ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी क्लियर कि किस स्टैंडर्ड की बेस पे उनकी परफॉर्मेंस इवेलुएट होगी फ्यूचर में। अगर ये चीज़ें उन्हें कम्युनिकेट नहीं होंगी तो दे कैन नॉट परफॉर्म वेल। ठीक है, इस्टेब्लिश इफेक्टिव अप्रेजल्स, इफेक्टिव होनी चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें एरर्स नहीं होने चाहिए जो भी एरर्स हमने डिस्कस किए हैं। अब ये एरर्स आपने पढ़ ली हैं, लोग इसकी बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज सॉर्ट ऑफ एरर्स एंड बायसेस। एम्पावर्स एम्प्लॉयज को आप एम्पावरमेंट दें, इंडिपेंडेंस दें, सो दैट दे कैन परफॉर्म वेल in order to achieve the predetermined objectives of the organization. Then differentiate among performers. This is very important. Differentiate among performers. ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा लेक्चर हमने लिया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई अच्छा परफॉर्मर है तो उसको उसी तरीके से कंपनसेट करें। अगर कोई पुअर परफॉर्मर है उसको उसी तरीके से कंपनसेट करें। अगर आप एक ही तरीके से सबको कंपनसेट करना शुरू हो जाएंगे तो वो जो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा। यू हैव टू डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट परफॉर्मर्स के हु आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड दे रही होती हैं एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, फिर बता रही होती हैं कि वाई इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, उसने ये चीज़ें की हैं, इस वजह से हम उसको अवार्ड दे रहे हैं, इज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएट करते हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को टू दैट नॉर्मल परफॉर्मेंस और पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम ये डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे अमंग द परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस तो उनका मोटिवेशन लेवल आहिस्ता आहिस्ता सबका खत्म हो जाएगा। जो अक्सर आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में इनके आपका जो परफॉर्मेंस है इन दी डिफरेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अगेन कोई भी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। लिमिटेशन टू द मेरिट पे प्रोग्राम्स, हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो डिफरेंट हमने पे सिस्टम्स हैं, जो मेरिट बेस्ड सिस्टम्स हैं और जो डिफरेंट अदर सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम्स हैं, अपने एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, इनके अपने डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो सम ऑफ द पॉसिबल लिमिटेशंस ऑफ द मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स क्या हो सकती हैं? It is the failure to differentiate among the performers. ठीक है, poor performers may receive merit increases even though they are not warranted. इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो एरर कर रहे होते हैं और हम किसी परफॉर्मर को गुड परफॉर्मेंस शो कर देते हैं और उसको हम पे इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज एन एरर, दिस इज ए डिसएडवांटेज। अगर आपको वो उसके जो एरर्स का ही पता नहीं होगा, जो बायसनेस हो रही है वाइल अप्रेजिंग दी परफॉर्मेंस वही पता नहीं होगी, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है उसका वो ख़त्म हो जाएगा ना, उनका मोटिवेशन कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक आपको ये एक्सपर्टीज नहीं होगी, इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस किस तरीके से होते हैं, उनको मेजर किस तरीके से करना है, एरर्स से किस तरीके से अवॉइड करना है, तब तक हम एक फेयर कंपनसेशन सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं कर सकते अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पुअर परफॉर्मेंस मेजर्स मे बी टू सब्जेक्टिव। ठीक है, अगर हम इसमें भी हमने डिस्कस किया कि जब भी हम परफॉर्मेंस के इंडिकेटर दिखेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और उसमें सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर खाली सब्जेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं लेंगे, वो भी ठीक नहीं है, या खाली ऑब्जेक्टिव मेजर्स ले लेंगे, सब्जेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। दे शुड बी मोस्ट एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन ऑर्डर टू वेल मेजर दी परफॉर्मेंस। Then supervisors biased ratings of the employees जो perform biasness हम पढ़ चुके हैं। अगर ये रेटिंग होंगी तो again that is one of the limitation, one of the disadvantage of the merit pay program में भी अगर वो errors हो रहे हैं तो ये उसका disadvantage बन जाएगा merit based program का। Lack of open communication between the management and employees, ये भी हमने डिस्कस किया कि communicate नहीं हो रहा होता employees को, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं परफॉर्मेंस के वो कम्युनिकेट नहीं होते, यानी अक्सर एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होता कि व्हाट आर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स क्या हैं या सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरीके से वो बिहेव करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कम्युनिकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Then undesirable social structures, pay grades can reflect the status differentials. A permanent merit increase may verify the relativity pay status of the employees over time. यानी अगर एक कंटिन्यूस पे हम सबको देते रहेंगे तो उनका मोटिवेशन लेवल खत्म हो जाएगा। Factors other than merit, इसमें supervisors may subconsciously use age or seniority instead of merit। ठीक है, यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम ही अगर आप एज को या सीनियोरिटी को प्रेफर करना शुरू कर देंगे
वो जो मेरिट बेस्ड जो एडवांटेजेस हैं वो आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो all these are the different limitations of the merit based programs. G class, this is all about 2 days lecture. In the last slide जो उसमें हम पहले भी हर एक में डिस्कस कर चुके हैं कि there are 2 different types of competitive strategies which can be adopted by the different organizations. एक आपकी होती है lower cost. कुछ आपकी जो एम्प्लॉय जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्रेफर कर रही होती हैं कॉस्ट को, ठीक है, वो लोअर कॉस्ट स्ट्रेटजीज की तरफ जाती हैं जिसमें रिड्यूस आउटपुट कॉस्ट पर एम्प्लॉय कर रही होती हैं, मेरिट पे वर्क्स इफ टाइड टू द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी हो रही होती है तभी उसको रिलेट करते हैं वो कंपनसेशन के साथ। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंशिएशन सिस्टम की तरफ फोकस कर रहे होते हैं कि वो यूनिकनेस की तरफ जा रहे होते हैं, यानी उनकी नज़र में जो परफॉर्मेंस है दैट इज रिलेटेड टू द यूनिकनेस। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी, रिस्क टेकिंग नहीं होगी या यूनिकनेस नहीं होगी तो यानी दे आर नॉट जस्ट कंसिडरिंग द कॉस्ट, दे आर considering that how differently you are working, how smartly you are working within the organization. So these are the different competitive strategies which can be used by the different organizations. तो ये हमारा आज का सेशन था, डेट वाज जो टाइटल इसका था ट्रेडिशनल पे सिस्टम्स। इसमें हमने मेरिट बेस्ड पे सिस्टम्स और जो आपके सीनियरिटी या लॉन्गेविटी बेस्ड पे सिस्टम्स होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स, उसके एरर्स को डिस्कस किया, उसके मेथड्स को डिस्कस किया, ठीक है, उसके उसमें क्या क्या एरर्स हो सकते हैं उनको डिस्कस किया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है। और नाउ दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम फॉर क्विज। आर यू रेडी फॉर द क्विज? जी क्लास, रेडी फॉर द क्विज? नेक्स्ट क्लास में ले लें सर, काइंडली। मैंने आपको बताया था कि क्विज नेक्स्ट क्लास ओके, नेक्स्ट क्लास में नहीं लूंगा, हो सकता मैं आपको एक आध दिन का टाइम दे देता हूँ, 1 या 2 दिन का टाइम, उसके बाद एक क्विज होगा ये पूरे लेक्चर में से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये आपकी असाइनमेंट भी इससे रिलेटेड मैं आपको दूंगा और हो सकता है मिड टर्म में भी एक आध क्वेश्चन इसमें आए, तो इसको आप अच्छी तरीके से देखें। आज के लेक्चर का कुछ पोर्शन शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं रिकॉर्ड बटन को वो भूल गया था, तो इससे रेलेवेंट जो मेरे पास लेक्चर पड़े हैं ना वो मैं आपको भेज दूंगा, वो तकरीबन यही कंटेंट्स उसके क्लियर होंगे। 1 या 2 दिन आपके पास हैं, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं की तो वो अटेंड कर इसको देख लें, ठीक है। इसमें से मैं 1 या 2 दिन के बाद क्विज लूँगा। और अगेन ये क्विजेज और असाइनमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस ऑनलाइन सिस्टम में, यही आपका ग्रेड बनाना है, तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करके करें। जितने ज़्यादा क्विजेज आपके होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, आप लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि एंड में मैं फिर बेस्ट क्विज काउंट कर दूंगा या बेस्ट असाइनमेंट काउंट कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर रईस। कुछ स्टूडेंट्स ने सर नेम की जगह सर सेल के नेम के ऊपर सर क्लास ज्वाइन किया, सर उनसे कहें कि नेम अपना मेंशन कर लिख ले। ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने नाम से जो है ना वो ज्वाइन किया, क्योंकि आपके सीआर जो है ना नोट कर रहा होता है आपकी अटेंडेंस को, मैं भी देख रहा होता हूँ, तो अगर आपका नाम नहीं डिस्प्ले हो रहा होगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये दोनों चीज़ों की जो है अपनी इंपॉर्टेंस है, आपके लाइव सेशन के अटेंड करने की भी और आपकी जो क्लास सुनने की, जो आप बाद में मुझे भेज देंगे, मैंने लेक्चर्स सुन लिए हैं, वीडियोस देख ली हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी अटेंडेंस में काउंट हो रही हैं, तो अपने नाम के साथ इसमें आप आया करें इसमें, ठीक है, ताकि आपके अटेंडेंस लग जाए। ये ना हो कि आपकी आ भी रहे हैं अटेंडेंस, इधर लाइव सेशन ले भी रहे हैं और आपकी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अटेंडेंस जो है ये जूम चैट में ही लगानी है? जी अभी जो लाइव सेशन तो ये सीआर ने नोट कर लिया है, ठीक है, आप अपने नाम के साथ आएँ, अपना नाम बता देना उससे, ठीक है। और जो लोग बाद में लेक्चर सुनेंगे वो एक आध दिन लेक्चर सुन के जी ठीक है सर, थैंक यू। कंफर्म करेंगे तो अटेंडेंस लगेगी। ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं लाइव सेशन के। नेक्स्ट सेशन हो सकता है दोबारा हम लें, आज जी सर, यूट्यूब का ठीक है सेशन सर, थोड़ा सा थैंक वो यू। डिस्टर्ब हो गया था, मैं उसकी देखता हूँ कि क्यों हुआ था, वरना हम लाइव सेशन उस पर लिया करेंगे यूट्यूब।
और एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर कमेंट, अगर कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? 5 मिनट हैं अभी हमारे पास इस सेशन में। असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी आपको कोई क्वेरी है पूछ लें। सर क्वेश्चन है सर, ये इसकी समझ नहीं आई सर। जी जी बताएं। बिगिनिंग ऑफ द क्लास में आपने वो बताया था कि सर क्लोज शॉप और यूनियन शॉप, सर इनमें कंफ्यूजन। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्लोज शॉप का मतलब ये होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का सपोज के 2 या 3 पोस्टें उन्होंने अलाउ करनी है, वो एडवर्टाइज करनी होती है ना, 2 या 3 पोस्टें उनके पास वैकेंट पड़ी हैं और उसके अगेंस्ट उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। तो बाज़ दफ़ा यूनियंस जिसमें बनी होती है ना, वो अपने यूनियन के मेंबर्स को कह देते हैं कि आप अप्लाई करवा दें, उन्हीं को हम जॉब दे देते हैं। ये पॉलिसी बनी होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लोज्ड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, यानी मोस्टली जो हायरिंग होती है वो यूनियन के मेंबर्स को ही हम हायर कर रहे होते हैं या उनके रिलेटिव्स को हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम ओपन एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे होते, इसको कहते हैं क्लोज यूनियन। दूसरा ये होता है कॉन्सेप्ट जो आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था, उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है हम यूनियन के मेंबर्स को या उनके रिलेटिव्स को जॉब दें, हम ओपन उसका वो कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ओपन एडवर्टीजमेंट होती है उसकी, वो लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेलेक्ट करने के बाद फिर उनकी कंडीशन लगा देते हैं कि आपने यूनियन को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड। उसको कहते हैं यूनियन शॉप। तो ये थोड़ा सा 2 कॉन्सेप्ट क्योंकि शुरू में आए थे, इस चैप्टर में इंक्लूड थे, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट कर दिया था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज शॉप एंड यूनियन शॉप। क्लियर सर। ये हो गया, चलें ठीक है। कल मैं एक और टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर लूँगा, इसमें अगर वो ठीक हो गया उसका यूट्यूब का, तो आप लोग अगर लेना चाहिए, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी यूट्यूब में आने की, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव सेशन हुआ करेगा, बस वो फिर उसके बाद फ़ौरन क्विज हो जाया करेगा, तो आप देख लेना अगर, क्योंकि मैसेज आपके पास आ जाता है जो सब्सक्राइबर्स होते हैं। ओके क्लास, आई जी थिंक सर। हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और आप लोग ख्याल रखें अपना। इसका मैं कोशिश करूँगा एक दिन तक, कोशिश करूँगा आज रात को ही सेंड कर दूँ वीडियोस, इसके जो लेक्चर्स हैं अपलोड कर दूँ। अगर आज नहीं तो कल तक मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। कुछ पे आज रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, इसके ऑल्टरनेटिव सिमिलर लेक्चर मैं आपको फिर अपलोड कर दूँगा, वो आप लोगों ने देखने हैं, उसमें यही चीज़ें डिस्कस होंगी जो आप हमने की हुई हैं आज के लेक्चर में। ओके, ख्याल रखें। एक तो यार आप सब लोगों को मेरी एडवाइस है कि सब लोग ख्याल रखें अपना, बहुत ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है, आजकल कोरोना के केसेस आप देख ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे सबको, और सबके लिए दुआ किया करें। मेरे लिए भी दुआ किया करें, सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। Okay, sir.